नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वर्ल्ड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी का नाम है खिदमत। आइए सुनते हैं कहानी को। सास की कर्कश आवाज़ कानों में पड़ी तो पूर्वी ने कसमसाकर अंगड़ाई ली। आज खुली आंखों से देखा, आसमान पर अभी लाली छाई हुई है। सूरज अभी भी निकला नहीं है, पर माँ जी का सूरज अभी से सिर पर चढ़ गया है। ना उन्हें खुद नींद आती है और ना किसी को वो सोने देती है। एक गहरी खिंच सी उभर आई उसके चेहरे पर। परसों उसकी नींद जल्दी टूट गई थी। लेटे लेटे कमर दर्द कर रही थी। वो गई और अपने लिए चाय बनाने लगी। खटर पटर सुनकर माँ जी की नींद टूट गई। बोल पड़ी, इतनी जल्दी क्यों उठ गई बहू? कौन सा लंबा चौड़ा परिवार है जिसके लिए तुम्हें खटना पड़ेगा? गुस्से से पूर्वी का तन बदन सुलग उठा था। आखिरकार ये चाहती ही क्या है? जल्दी उठो तो मुश्किल, देर से उठो तो भी मुश्किल। बोलने का बहाना भर चाहिए इन्हें तो। अभी तो उसे यहाँ आए मुश्किल से 2 महीने हुए हैं, पर लगता है कि मानो कई साल गुजर गए हैं। अभी सोहम को वापस आने में पूरे 4 माह है और ये कैसे कटेगा इतना लंबा समय। शुरू से ही संयुक्त परिवार के प्रति एक खास तरह की अरुचि सी थी उसके अंदर। माता पिता ने भी उसके लिए वर देखते समय इस बात का खास ख्याल रखा था कि लड़का चाहे 19 हो, पर वो माँ बाप से दूर नौकरी करता हो, उसे सास और नंदों के संग ना रहना पड़े। आखिर काफ़ी खोजबीन के बाद उन्हें इच्छा अनुसार सोहम का घर मिल गया था। सोहम का परिवार भी छोटा था, माँ बाप और छोटी बहन। वो घर से अलग दूसरे शहर में एक कॉलेज में अध्यापक था। सौम्य और सुदर्शन व्यक्तित्व वाले सोहम को सब ने पहली नज़र में ही पसंद कर लिया था। शादी के बाद पूर्वी 8-10 दिन ससुराल में रही थी। इन चंद दिनों में ही सबका थोड़ा बहुत स्वभाव उसके आगे उजागर हो गया था। बाबूजी गंभीर स्वभाव के अंतर्मुखी थे। ज़्यादा बोलते या बताते नहीं थे, पर उनकी कसर माँ जी पूरी कर देती थी। माँ जी ज़रा तेज़ तर्रार थी। सारा दिन बकबक करना उनकी आदत थी। ननंद सीमा एक प्यारी सी हंसमुख लड़की थी। उसकी हम उम्र थी। माँ जी हर बात में नुक्ताचीनी करके बोलने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेती थी, पर उनकी इस आदत पर ना कोई ध्यान देता था और ना उनकी बातों को गंभीरता से लेता था। बाबूजी निरपेक्ष से बस हाँ हूँ करते रहते थे। 10 दिन बाद ही सोहम नौकरी पर वापस गया तो वो भी साथ चली गई थी। सोहम के कॉलेज के पास ही मकान मिला हुआ था। पूर्वी ने शुभ हाथों से जल्द ही अपनी गृहस्थी जमा ली थी। सोहम भी अपने पिता की ही तरह धीर गंभीर था और भी कई बार सोचती कि एक ही परिवार में कैसा विरोधाभास है। कोई इतना बोलने वाला है और कोई इस कदर अंतर्मुखी। अभी उसकी शादी को 3 महीने ही हुए थे कि सोहम को विश्वविद्यालय की ओर से 6 महीने के प्रशिक्षण के लिए जर्मनी भेजने का प्रस्ताव हुआ। पूर्वी भी बहुत खुश थी। सोहम उसे बाहों में समेटकर बोला, पूर्वी, तुम्हारे कदम बड़े अच्छे पड़े हैं। बड़े दिनों का काम हो गया है। 6 माह तुम माँ और बाबूजी के पास रह लेना। उनका भी बहू का चाव पूरा हो जाएगा। पूर्वी जैसे आसमान से गिरी हो। इस पर तो उसने ध्यान ही नहीं दिया था। अचानक उसकी आंखें भर आई और वो बोली, नहीं, मैं तुम्हारे बिना वहाँ अकेली नहीं रह सकती। मुझे भी अपने साथ ले चलो। नहीं नहीं पूर्वी, ये संभव नहीं है। मैं फेलोशिप पर जा रहा हूँ। वहाँ हॉस्टल में रहकर कुछ शोध कार्य करना है। तुम वहाँ कहाँ रहोगी? 6 माह का समय होता ही कितना है, पलक झपकते निकल जाएगा। फिर तो सब कुछ अब आनन फानन में हो गया। 1 माह के अंदर ही सोहम जर्मनी चला गया। उसे माँ जी और बाबूजी के पास छोड़ते हुए समय वो बोला था, पूर्वी, माँ को ज़रा ज़्यादा बोलने की आदत है। वैसे दिल की वो साफ़ है। उनकी बातों को दिल पर ना लेना। तुम्हें पता तो है कि वो सारा दिन बोलती ही रहती है। तुम बस हाँ हूँ करती रहना। सोहम की बात उसने गांठ बांध ली थी। माँ जी कुछ भी कहती वो अपना मुंह बंद ही रखती थी। माँ जी की बातों को कड़वे घूंट की तरह गटक जाती, पर उनका छोटी छोटी बातों पर हिदायतें देना और टोकना उसे सख्त नागवार गुजरता था। सीमा ना होती
तो उसका समय बीतना और मुश्किल हो जाता। वही तो थी जिसके साथ हंस बोलकर वो बतिया लेती थी। वही उसे खींचकर कभी फिल्म दिखाने ले जाती तो कभी खरीदारी के लिए। दीवार घड़ी ने टन टन करके 6 बजे आए तो वो चौंक पड़ी। अभी माजी का बोलने का एक और विषय मिल जाएगा। वो न जाने किस सोच में डूब गई। जल्दी से उठी और दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर रसोई में जाकर आटा गूंथने लगी। बाबूजी और सीमा दोनों ही 8 बजे घर से निकल जाते थे। तभी सीमा आकर जल्दी मचाने लगी, भाभी जल्दी नाश्ता दो, आज मेरा पहला घंटा है। पूर्वी के कुछ बोलने से पहले ही माजी बोल पड़ी, ज़रा जल्दी उठ जाया करो बहू, मैं तो गठिया के मारे उठ नहीं पाती हूँ। अब सबको देर हो जाएगी। हम तो सास के उठने से पहले ही मुंह अंधेरे सारा काम कर लेते थे। क्या मजाल जो सास को किसी बात पर सुनाने का मौका मिले। हो गया तुम्हारा भाषण शुरू? बाबूजी गुस्से से बोले। अभी सिर्फ 7 बजे हैं और सीमा को जाने में पूरा 1 घंटा बाकी है। तुम चुप रहो जी। माजी बोली, पहले बेटी को सिर चढ़ाया, अब बहू को माथे पर बिठा लो। पूर्वी चुपचाप पराठे सेकती रही। सीमा बोली, कभी माँ मौन व्रत रखे तो मज़ा ही आ जाए। पूर्वी के होठों पर मुस्कान आ गई। सीमा पर भी माजी सारा दिन बरसती ही रहती। कॉलेज से आने में ज़रा देर हो जाए तो माजी आसमान सिर पर उठा लेती, प्रश्नों की बौछार कर देती थी। उस पर देर क्यों हुई, घर पर पहले बताया क्यों नहीं था, आदि। सीमा झल्लाकर कहती, बस भी करो माँ, ज़रा सी देर क्या हो गई, तूफान मचा दिया। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो खो जाऊँगी। आजकल अतिरिक्त कक्षाएं लगी रहती हैं, इससे देर हो जाती है। तुम्हें तो बोलने का बहाना ही चाहिए बस। बेटी के बरसने पर माजी थोड़ी नरम पड़ जाती, फिर भी स्वर में बड़बड़ाने लगती। सीमा तो बेटी है, माजी से सवाल जवाब कर लेती, पर वो तो बहू है, उसे अपने होठ सी कर रखने पड़ते हैं। बिना बोले ये हाल है। जो कहीं वो भी सीमा की तरह मुँह तोड़ जवाब देने लगे तो शायद माजी कयामत ही बरपा देंगी। माजी और बाबूजी का दिल रखने के लिए ही तो वो यहाँ रह रही है, वरना क्या इतने दिनों तक वो अपने मायके में नहीं रह सकती थी। बाबूजी और सीमा चले गए। वो भी रसोई का काम निपटा कर नहा धोकर आराम कर रही थी। पड़ोस में कृष्णा की माँ आई हुई थी। वो चाय बनाने लगी। बाहर महरी ने टोकरी में बर्तन धोकर रखे थे। कांच का गिलास निकालने लगी तो जाने कैसे गिलास हाथ से छूटकर टूट गया। माजी बोल पड़ी, बहू ध्यान से बर्तन उठाया करो, महंगाई का ज़माना है, इतने पैसे नहीं हैं जो रोज़ रोज़ गिलास खरीद कर ला सके। जब अपनी गृहस्थी जमाओगी तब पता चलेगा। बाहर वालों के सामने भी माजी चुप नहीं रह सकती थी। पूर्वी की आंखों में क्रोध और शोभ के आंसू आ गए। चाय देकर वो अपने कमरे में आकर लेट गई। उसने कभी अपने माँ बाप की नहीं सुनी और यहाँ दिन रात माजी की उल्टी सीधे बातें सुननी पड़ती थी। रात के खाने के समय पूर्वी ने देखा कि दही ठीक से जमा नहीं है। माजी का बोलना फिर शुरू हो गया, तूने बहुत ठंडे या बहुत गर्म दूध में खट्टा डाल दिया होगा, तभी तो नहीं जमा दही। अगर ध्यान से जमाती तो क्या अब तक दही जम ना जाता। सोहम को तो दही बहुत पसंद है, पता नहीं तुम वहाँ दही भी ठीक से जमा पाती होगी या नहीं। बाबूजी बोल पड़े, ओहो अब चुप भी रहोगी या बोलती ही रहोगी। तरी वाली सब्जी है, दही बिना कौन सा पहाड़ टूट रहा है। तुम्हें खाना हो तो हलवाई से ले आता हूँ, बहू पर बेकार में क्यों नाराज़ हो रही हो। माजी गुस्सा कर बोली, लो और सुनो, बाप और बेटी पहले ही एक और थे, अब बहू को और शामिल कर लिया है गुट में। पूर्वी शर्म से गढ़ी जा रही थी। माजी के तो मुंह में जो आया वो बोलने लगती है, किसी का लिहाज नहीं। खाना खाकर वो कमरे में आई तो उसके मन में क्रोध भरा था। अब वो यहाँ हरगिज़ नहीं रह सकती। 2 माह जैसे तैसे काट लिए हैं, पर अब और नहीं रहा जाता। उसकी सहन शक्ति अब ख़त्म हो गई है। हर बात में टोका टाकी और भाषण, बस। आखिर कहाँ तक सुन सकती है वो। कभी कपड़ों में नील कम है तो कभी बैगन ठीक से नहीं भुने हैं, कभी चाय में पत्ती ज़्यादा है तो कभी सब्ज़ी में नमक कम। बिना वजह छोटी छोटी बातों में लंबा चौड़ा भाषण झाड़ देती थी। बर्दाश्त की भी तो हद होती है। वो अब और यहाँ नहीं रह सकेगी। वो उठकर भैया को खत लिखने बैठी।
मायके में जाकर सोहम को भी पत्र डाल देगी कि भैया लेने आ गए थे तो उनके साथ जाना पड़ा। उसे सुबह माजी की आवाज़ कानों में पड़ी, उठो बहू, सुबह हो गई है। और उठने लगी तो उसे अचानक चक्कर सा आ गया। उसने उठने की कोशिश की तो कमज़ोरी के कारण उससे उठा नहीं गया। हल्की झुरझुरी सी चल रही थी, सारा बदन टूट रहा था। और फिर लेट गई और बोली, माँ जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ है तबीयत को? ये कहती हुई माँ जी उसके कमरे में आ गई। माथे पर हाथ रखा तो वह चौंक गई। उनके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई, अरे तुम्हारा माथा तो भट्टी सा तप रहा है बहू। फिर वहीं से वह चिल्लाई, सुनो जी, ज़रा जल्दी इधर आओ। अब क्या आफत है? बाबूजी भुनभुनाते हुए कमरे में आ गए। बहू को तेज़ बुखार है, जल्दी से ज़रा डॉक्टर को बुला लाओ। बाबूजी तुरंत कपड़े पहनकर डॉक्टर को लेने चले गए। माजी पूर्वी के सिरहाने बैठकर उसका माथा दबाने लगी। ठंडे ठंडे हाथों का हल्का हल्का दबाव पूर्वी को बड़ा भला लग रहा था। कुछ ही देर में बाबूजी डॉक्टर को लेकर आ गए। डॉक्टर पूर्वी की अच्छी तरह से जांच करके बोले, दवाई मैंने लिख दी है, इस हालत में अधिक तेज़ कैप्सूल तो दिए नहीं जा सकते। किस हालत में? माजी पूछ बैठी। ये गर्भवती है, डॉक्टर बोला। बुखार ठंड से चढ़ा है, तुलसी अदरक की चाय भी पिलाकर रहें तो एक दिन में बुखार उतर जाएगा। माजी के आगे एक नया रहस्य खुला। पूर्वी ने तो उन्हें इस बारे में बताया ही नहीं था। वो बड़बड़ाने लगी, अजीब लड़की है ये। अरे मैं सास सही, पर सास भी तो माँ होती है। मैं तो इससे सारा काम कराती रही और इसमें कुछ कभी बताया नहीं कि कुछ खास खाने का मन कर रहा है। ये आजकल की बहुएं भी बस घुन्नी होती हैं। एक हमारा ज़माना था, हमें बाद में पता चलता था और सास को पहले से ही खबर हो जाती थी। अब बताओ, मैंने तो कभी इससे ये भी नहीं पूछा कि क्या खाने की इच्छा है, तो पूछ लेना, काफ़ी वक्त पड़ा है। इस समय बहू को सोने दो, बाबूजी बोले और कमरे से बाहर चले गए। रात में माँ जी अपनी खाट पूर्वी के कमरे में ही ले आई। रसोई का काम सीमा को सौंप दिया था, इसलिए अब माँ जी का आक्रोश उस पर बरसता। इतनी बड़ी हो गई है पर खाना बनाने की अकल नहीं आई। गोभी में पानी तैर रहा है और दाल इतनी गाढ़ी है कि गुठलियाँ बन गई हैं। इस बार कहा कि ज़रा अपनी भाभी के साथ हाथ बटाया करो, कुछ सीख जाओगी। पर ओहो माँ, शुरू हो गई हो तुम। एक तो खाना बनाओ, ऊपर से तुम्हारा भाषण भी सुनो। मुझसे खाना बनवाना है तो चुपचाप खा लिया करो, वरना खुद करो। माँ जी बड़बड़ाने लगी, इन बच्चों को तो समझाना ही मुश्किल है। माँ जी 2 घंटे बाद अदरक सौंफ वाला दूध लेकर पूर्वी के पास आ जाती। खुद अपने हाथों से उसे दवा भी दे देती थी। रात भर माथा छूकर उसका बुखार भी देखती थी। अपने प्रति माँ जी को इतना चिंतित देखकर पूर्वी हैरान थी। बड़बोली माँ जी के अंदर उसकी इतनी फिक्र है और उसके प्रति इतना प्रेम है, आज तक कहाँ समझ पाई थी वो तो माँ जी के बोलने और टोकने पर ही सदा खींचती रही। पूर्वी 4-5 दिन बुखार की चपेट में रही। माँ जी बराबर उसके सिरहाने बनी रही। उसे दवा, दूध, चाय, खिचड़ी आदि सब अपने हाथों से देती थी। कई बार पूर्वी को लगता है जैसे कि उसकी माँ ही सिरहाने बैठी हो। उसका बुखार उतर गया था, पर माँ जी उसे अभी भी ज़मीन पर पाँव नहीं रखने देती थी कि कहीं कमज़ोरी से दोबारा बुखार ना आ जाए। दोपहर में पड़ोस से सुमित्रा चाची उसका हाल पूछने आई थी। उसके माथे पर हाथ रख कर बोली, माथा तो ठंडा पड़ा है, बुखार तो नहीं है। पूर्वी ने जवाब दिया, हाँ अब कल से बुखार नहीं है। बाद में माँ जी और सुमित्रा चाची बाहर आंगन में बैठकर बातें करने लगी। सुमित्रा चाची बोली, आजकल की बहुएं भी फूल सी नाजुक होती हैं। हम भी तो इस भरी सर्दी में काम करते थे, पर हमें तो कभी ताप नहीं चढ़ता था। ये तो बस छुई मुई सी है। फिर फुसफुसाकर बोली, अरे बहू को बुखार भी है या यूं ही बहाना बनाकर पड़ी है। आजकल की बहुओं तो तुम जानती ही हो, ऐसी ही होती हैं। तभी माँ जी का तीव्र स्वर सुनाई दिया, बस बस सुमित्रा, तुम्हारा दिमाग भी कभी सीधी राह पर नहीं चला। तुमने कभी अपनी बहुओं के दुख दर्द को समझा नहीं। तुम्हें तो सब कुछ बहाना ही लगता है। ये मत भूलो कि बहुएं भी हाड़ मांस की बनी हैं। मैंने तो पूर्वी और सीमा में कभी फ़र्क नहीं माना है। तुम भी अगर ये बात समझ लो
तो तुम्हारे घर की रोज़ की चकचक भी ख़त्म हो जाएगी। सुमित्रा चाची खिसियानी सी हो गई। मैंने ज़रा सा क्या बोला, तुमने तो पूरी रामायण ही सुना दी। यूं ही बात से बात निकली थी तो मैं बोल पड़ी थी। आज तो बोल दिया, आगे से मेरी बहू के बारे में ऐसा ना बोलना। माँ जी के अंदर अब भी आक्रोश था। पूर्वी लेटी लेटी हैरानी से माँ जी की बातें सुन रही थी। सचमुच वो माँ जी को जान ही नहीं पाई थी। सोहम ठीक ही कहते थे उसे। माँ जी चाहे बकबक कर ले, पर मन तो उनका साफ पानी सा निर्मल है। इस बीमारी में उन्होंने उसका जितना ख्याल रखा था, उसकी अपनी माँ भी शायद उससे इस तरह ना रख पाती। और फिर माँ जी सिर्फ उसी को तो नहीं बोलती, माँ और बाबूजी को भी तो माँ जी के टोका टाकी से कहाँ बच पाते थे। ये तो माँ जी का स्वभाव ही है। वैसे इस उम्र में आकर औरतें अक्सर इस स्वभाव की हो ही जाती हैं। उसकी माँ भी तो कितना बोलती है, पर फ़र्क सिर्फ ये है कि वो माँ है और ये सास। उनका कहा वो इस कान से सुनकर उस कान से निकाल देती थी और सासू माँ का कहा गांठ बांध कर रख लेती थी। अभी तक उसने सिक्के के एक ही पहलू को देखा था। दूसरा पहलू तो अब देखने को मिला, जिसमें ममता और प्रेम भरा है। पूर्वी उठी, मेज़ पर रखे भैया को लिखे खत को उठाया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। मायके जाने का विचार उसने छोड़ दिया। सोहम के आने तक वो माँ जी के साथ ही रहेगी। माँ जी का दूसरा ममतापूर्ण और करुणामय रूप देखकर अब इस घर से जाने की इच्छा उसकी खत्म हो चुकी थी। धन्यवाद।